स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स एमएसए क्लासेस पर। एमएसए क्लासेस यानी पिछले 6 सालों से भी अधिक समय से झारखंड में हर एक सेशन में बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें 2 साल के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब बारी है सेशन 2024-26 का। जैसे कि पिछले 5 सेशन को हम करवा चुके हैं, तो बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कि पिछले 6 साल से अधिक समय से झारखंड में डीएलएड एग्जाम का बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें झारखंड स्टेट टॉप 10 में भी हमारे 3 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, रानी हेमरम जी, रानी यादव जी और विनीता कुमार जी 2023-25। इसके अलावा 2022-24 की बात की जाए तो शुभम कुमार जी, राहत परवीन जी, स्मृति कुमार जी, ये हमारे झारखंड टॉप 10 में भी आए थे और हमारे रैंकर्स क्लासेस के टॉपर स्टूडेंट है। 90% तक रिजल्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड डीएलएड एग्जाम को लेकर आपको नोट्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम का गाइडेंस, 10 पेपर का वीडियो क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से 15-20 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब कुछ 100% आपको गाइडेंस मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है अगर आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं। 2 साल के सिलेबस को आपको 30 दिन में या फिर मान के चलिए 20 दिन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी ये पहले से ही फी रखा गया है और अभी भी यही फी है, 599 रुपये एक छोटा सा फी है आपके लिए, जहां पे हम पूरे 10 पेपर का तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में किताब या फिर गाइड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बेहतरीन नोट्स है हमारे पास। साथ ही आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जहां पे हम आपको एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस करेंगे और एग्जाम में लिखने का तरीका, मार्क्स लाने का तरीका, सब कुछ बताएंगे। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110911552 9110911552 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फाउंडेशन पेपर 3 का पहला क्लास और पहला दिन, जिसमें इस वीडियो में हम आप लोगों को विद्यालय संगठन का डिटेल्स में क्लास देने जा रहे हैं, डिटेल्स में आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है, तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर करके जाएंगे। तो विद्यालय संगठन, विद्यालय का संगठन का अर्थ, परिभाषा है, इनका सिद्धांत, ये सारे चीज़ों का टॉपिक्स इस वीडियो में आप लोग कवर कर दिया जाएगा। तो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट वो है टेलीग्राम चैनल। आप लोग डीएलएड स्टूडेंट्स अगर हैं तो स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय संगठन का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले विद्यालय संगठन का अर्थ यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ और परिभाषा है, उसके बाद फिर आपको डिटेल्स में क्लास देंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी विद्यालय की सफलता के लिए उसका निश्चित रूप से संगठन होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी विद्यालय की स्थापना के लिए स्थान, वातावरण, जल, भवन, फर्नीचर, स्कूल और कर्मचारी आदि आवश्यक है तथा अभीष्ट साध्य की प्राप्ति के लिए उनका प्रबंध करना होता है। परंतु यदि विद्यालय का संगठन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो वह विद्यालय चल ही नहीं सकता। तो देखिए विद्यालय संगठन क्या है, कोई भी एक स्कूल में जाइए तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्कूल का स्थिति कैसी है, स्कूल किस वातावरण में है, स्कूल में जल की व्यवस्था, स्कूल में बिल्डिंग, स्कूल में फर्नीचर, स्कूल में कर्मचारी, शिक्षक। जब तक ये सारे चीज़ नहीं होंगे तब तक एक स्कूल चल ही नहीं सकता। और यही है आपका विद्यालय संगठन, यानी सब चीज़ मिलाकर एक स्कूल के साथ जितनी सारी चीज़ जरूरी होती है और उनका प्रबंधन करना भी आवश्यक होती है, तो इन सभी चीज़ों को बोला गया है विद्यालय संगठन। परंतु यदि विद्यालय का संगठन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो वह विद्यालय चल ही नहीं सकता। विद्यालय संगठन को यदि परंपरागत अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे तो इसका सीधा संबंध विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करने से मात्र से है। इसके अंतर्गत शिक्षकों की व्यवस्था, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था तथा कक्षा अध्यापक की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उनकी व्यवस्था आदि की जाती है। यानी विद्यालय संगठन का जो मेन परंपरागत अर्थ क्या है उसका, कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है और इसके लिए स्कूल की जो सारी शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए, टाइम टेबल होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कक्षा अध्यापक यानी टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब तक ये सारी न्यूनतम मिनिमम अगर आप नीड पूरी हो जाती है तो आप विद्यालय में एक विद्यालय संगठन कह सकते हैं। तो उसके बाद देखिए विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, परिनिरीक्षक एवं अन्य व्यक्ति विद्यालय के कार्य को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं।
वास्तव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय तत्वों की समुचित व्यवस्था करने को ही विद्यालय संगठन कहा गया है। तो ये है विद्यालय संगठन का पूरा मीनिंग। ठीक है, तो चलिए अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे है विद्यालय संगठन के अंतर्गत केवल विद्यालय की व्यवस्था ही नहीं आती, बल्कि विद्यालय के विभिन्न तत्वों में सामंजस्य या समन्वय स्थापित करना भी संगठन के अंतर्गत आता है। सभी आवश्यक तत्वों का प्रबंध करने के साथ ही उनका इस प्रकार से समन्वय किया जाना चाहिए कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कम से कम समय में और बिना किसी बाधा के हो जाए। यदि विभिन्न वस्तुओं के प्रयोग एवं उनके कार्यों में उचित समन्वय का अभाव होता है तो विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकेगा। तो ये है कंप्लीट क्लास है आपका विद्यालय संगठन का अर्थ। अब बताते हैं विद्यालय संगठन की कुछ विशेषताएं। तो देखिए विद्यालय संगठन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम है, बस इसको आप लोगों को समझना है। और इंग्लिश मीडियम में जिनको नोट्स दिया गया है आप लोग उसी से तैयारी कीजिएगा, और जिनको हिंदी मीडियम का नोट्स मिला है वो आप लोग इसी के नोट्स के माध्यम से तैयारी कीजिएगा। बाकी यहाँ से आप लोगों को समझ जाना है, पूरा ध्यान में रखना है। तो विद्यालय संगठन की जो विशेषता है चलिए उसको समझा देते हैं। देखिए संगठन एक अव्यक्तिगत प्रणाली है, यानी ये व्यक्तिगत नहीं होती है, जिसमें मानव के समूह का समन्वित प्रयत्न कार्य होता है। संगठन क्या होता है, कई लोगों के समूह होते हैं और उन सभी समूह का एक समन्वित कार्य करने का एक जो प्रणाली है इसी को कहा गया है संगठन। समन्वय के अपने कुछ नियम होते हैं जिनमें रहकर ही संगठन कार्य करता है। संक्षेप में विद्यालय संगठन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में विद्यालय संगठन के विशेषताओं को लिखे तो आपको क्या क्या लिखना है और समझना है। चलिए पॉइंट नंबर 1, संगठन यानी जो विद्यालय संगठन होती है, विद्यालय संगठन कार्य कराने के ज्ञान की एक शाखा अथवा अनुशासन है। संगठन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संगठन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। संगठन पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा उसे बनाने का कार्य है। संगठन विकास की प्रक्रिया है। तो संगठन का कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व है और विशेषता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 6 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। संगठन में व्यक्तियों एवं कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित से कार्य कराया जाता है। तो ये उसकी विशेषता। और अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए ना तो यहाँ पे बर्नट के बारे में आप लोगों को जो है डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि बर्नट के अनुसार संगठन में 4 विशेषताएं होती हैं। बर्नट ने क्या कहा, देखिए कि संगठन के सुनिश्चित लक्ष्य होते हैं। यानी जब भी कोई संगठन बनता है, स्पेशली जब स्कूल संगठन होगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होगा, विद्यालय संगठन बनेगा तो उसका एक निश्चित लक्ष्य भी होगा कि 1 साल में बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराना है, 1 साल के अंतर्गत बच्चों को ये सारा चीज़ देना है, इतना सारा टॉपिक्स पढ़ाना है। तो ये हो गया आपका सुनिश्चित लक्ष्य। और लक्ष्य प्राप्ति हेतु संबंधित व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और कार्यरत व्यक्तियों के बीच स्थिति अनुसार संबंध भी होता है। समस्त क्रियाओं और साधनों में समन्वय होता है। तो एक विद्यालय संगठन में कितना जरूरी है आप लोग समझ रहे होंगे कि एक विद्यालय चलाने के, एक विद्यालय को सही तरीके से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है तो विद्यालय संगठन कितना जरूरी है। आप देखिए विद्यालय संगठन आखिर क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। चलिए ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता है और इसके बारे में आप लोग बताते हैं। देखिए प्रजातांत्रिक विद्यालय व्यवस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। तो क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला पॉइंट, छात्रों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करना। दूसरा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना जिसमें बालकों में प्रजातंत्रात्मक मूल्य की रक्षा के लिए बलिदान एवं प्रेम की भावना का विकास हो। तीसरा, जीवन में यथासंभव पूर्णतया उत्पन्न करना। चौथा, समाज के लिए ऐसे योग्य नागरिक तैयार करना जिनसे प्रजातंत्र की रक्षा हो सके। पांचवा, सबको शिक्षा प्राप्त करने का भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान करना। स्वशासन की छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये है उसका आपका उद्देश्य। अगर आप उद्देश्य लिखने आए तो ये 6 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब विद्यालय संगठन यानी प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बता दें और ये आपका लास्ट जो है पैराग्राफ है। तो विद्यालय संगठन और प्रशासन के सिद्धांत, तो इसका तैयारी कैसे करना है ये भी आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए अगर आपको
विद्यालय संगठन और प्रशासन के सिद्धांत लिखने के लिए आया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे है पॉइंट नंबर 1 में मानवीय आधार, दूसरा में है सामूहिक उत्तरदायित्व, तीसरा में है सहयोग एवं सहकारिता। तो ये बस आप लोगों को पॉइंट कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी को ध्यान में रखिएगा। बाकी चीज़ जो लिखा हुआ है इसको आप लोगों को समझ लेना है और समझ के आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करना है और एग्जाम का आंसर में लिखना है। तो देखिए, विद्यालय संगठन के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है मानवीय आधार। विद्यालय व्यवस्था का सीधा संबंध अध्यापक, छात्र एवं उनके अभिभावकों से होता है। अतः इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था में इस मानवीय आधार का हनन ना हो, क्योंकि इस आधार के समाप्त होते ही विद्यालय एक यंत्र बनकर रह जाता है और कोई भी यंत्र बिना चलाए अपने आप नहीं चलता। यह है मानवीय आधार। दूसरा है विद्यालय संगठन का सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व। विद्यालय संगठन व्यवस्था में दूसरी बात यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विद्यालय समाज की निर्माणशाला है, अर्थात विद्यालय समाज के अंदर जीवन यापन करने की कला को सिखाया जाता है। इस रूप में विद्यालय और समाज इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः विद्यालय व्यवस्था को समाज और जीवन दोनों को निकट रखना करना चाहिए। यानी विद्यालय जो संगठन बनाया जाएगा, विद्यालय संगठन जो तैयार होगा, वो समाज और विद्यालय के बीच एक पारस्परिक सामंजस्य बना के उसको जो है ध्यान में रखना होगा। ये उसका दूसरा सिद्धांत है विद्यालय संगठन का। तीसरा है सहयोग एवं सहकारिता। विद्यालय प्रबंध में यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि प्रधान अध्यापक एवं अध्यापक एवं छात्र और अभिभावक आदि इन सबसे सहयोग के आधार पर विद्यालय प्रबंध की नींव रखी जाए। दूसरे शब्दों में व्यवस्था का तात्पर्य सहयोग पूर्ण जीवन से लगाना चाहिए। तीसरा, विचार विनिमय के आधार पर तो विचार विनिमय से तात्पर्य क्या है? प्रबंध की कमी के विषय में प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा छात्र आपस में मिलकर विचार विमर्श करें तथा पारस्परिक सहयोग की भावना से उसे ठीक करें। ठीक है। पांचवा है गतिशीलता और अनुकूलता। प्रबंध में परंपरागत रूढ़ियों का अनुगमन करना इसे जटिल और जड़ बनाता है, इसीलिए स्कूल प्रबंध में गतिशीलता का होना परम आवश्यक है। इसके अलावा जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो वैसे वैसे ही इसे भी परिवर्तन करके समाज के अनुकूल बनाना चाहिए। यानी गतिशीलता और अनुकूलता मतलब हो गया, जैसे देखिए बहुत सारे परंपरागत रूढ़िवाद है, जहां स्कूल खोला गया है लेकिन उस जगह पे जो है रूढ़िवाद के कारण बालिकाओं का शिक्षा में कमी है। तो ऐसे में क्या करना होगा, उस समाज के साथ ऐसे अपने आप को इसको स्कूल को पेश करना होगा, प्रस्तुत करना होगा कि समाज में लड़की भी जो है इसको स्कूल में जुड़े और लड़कियों को भी शिक्षा प्रदान की जा सके। तो इस तरह समाज में रहकर ही विद्यालय संगठन होना चाहिए जिसमें विद्यालय में गतिशीलता हो। छठा है स्पष्टता एवं सुनिश्चितता। किसी भी प्रकार संशय या अनिश्चितता प्रबंध की सबसे बड़ी कमी माना जाता है, इसीलिए विद्यालय प्रबंध में स्पष्टता एवं सुनिश्चितता का होना आवश्यक है। प्रत्येक बात को महत्व देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रबंध में किसी बात को बहुत मामूली समझकर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है और आगे चलकर वही बात प्रबंध के लिए बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती है। यानी हर एक बात को, हर एक तथ्य को यहाँ पे इंपॉर्टेंट देना जरूरी है। आठवां पॉइंट है प्रबंध को साध्य ना मानकर साधन मानना। विद्यालय व्यवस्था का लक्ष्य है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना, अर्थात स्कूल प्रबंध शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र होता है, अतः इसे साध्य ना मानकर साधन मानना चाहिए। 9 पॉइंट है स्वशासन का अवसर। विद्यालय प्रबंध में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें छात्रों को स्वशासन का समुचित अवसर दिया जाए, जिससे जहां एक और छात्र पारस्परिक सहयोग की भावना से काम करना सीखेंगे तो वहीं दूसरी ओर उनमें नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है 10 नंबर, भौतिक तत्वों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग। यानी विद्यालय प्रबंध में जितने भी पुस्तकालय होंगे, भवन होंगे, खेल का मैदान, फर्नीचर, सहायक उपकरण और धन आदि भौतिक तत्वों का उचित ढंग से उपयोग होना चाहिए, अर्थात यथा स्थान तथा छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए।